एक्चुअल में इस टाइम में मॉक में क्या करना है, तो एक बार 120 रूल्स रिवाइज। वोकैब के लिए जो भी बच्चा बुक खरीदता है ना, वो मेरी नजर में महामूर्ख बोलते हैं कि भैया एरर में दिक्कत आती है। मेरे खुद के 18-19 नंबर आते हैं, यहाँ मैं बैठ के अपनी चीजें एनालाइज कर, 3 चीज में पूरा इंग्लिश समझ आता है कि आप एकदम रट्टू तोते बन के चले जाओ। 20 से 22 नंबर्स जो जब हम लोग मॉक देते हैं बैठ के। तो वैसे आज मेरा मन ये था कि मैं इंग्लिश के ऊपर वीडियो बनाऊं कि स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को कैसे स्टार्ट करा जाए। बट आपको अच्छे से पता है कि अभी मार्केट में बैक टू बैक एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो चीज होने वाली है वो ये होने वाली है कि मैं ये बताऊं कि इंग्लिश में एक्चुअल में हमें अपना मार्क्स जो है वो इंप्रूव कैसे करना चाहिए और किस तरीके से इंप्रूव होगा, क्या क्या उसके मेन मेन पॉइंटर्स हैं जिसके थ्रू हम मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए फिर ये वीडियो उसी के कॉन्टेक्स्ट में होने वाला है। और अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर लो। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी फ्री पीडीएफ्स के बारे में बताऊंगा जो कि डेली टारगेटेड रहेगी, मतलब कि आपको वो डेली बेसिस पे मिलेगी, जिसमें आपको पैराजम्बल क्लोज टेस्ट और एरर्स की क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे कि आपकी इंग्लिश की तैयारी में 4 चांद लग जाए। तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि इंग्लिश में हमारा मार्क्स जो है वो इंप्रूव ना होने की जो सबसे मेन वजह होती है वो होती है हमारी नेगेटिव मार्किंग। हम बस ये सोचते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन तो हमारा सही होगा और तुक्के में मुंह से लगा के चले आते हैं और बाद में पता चलता है कि वो क्वेश्चन तो नेगेटिव हो गया। तो आपको मैं पूरी चीज समझाता हूं कि एक्चुअल में इंग्लिश में मार्क्स को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं और नेगेटिव से कैसे बचा जाए। देखो, सबसे पहली चीज ये होती है कि किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। आपको अच्छे से पता है कि इंग्लिश का गेम ऐसा ही रहता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अगर हम उसको लैंग्वेज की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो वो हमारी लंका लगा देगी, और ऐसा होता भी है। अब मैं आपको मॉक के बारे में बताता हूँ कि जब हम लोग मॉक देते हैं बैठ के तो दो तरीके के लोग होते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो आरसी से स्टार्ट करते हैं और दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो मिसलेनियस से स्टार्ट करते हैं। अब ये टोटली आपका कॉल है कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, बट यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए आप आरसी से स्टार्ट कर रहे हो। जब आप सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो तो आपको उस जो पैसेज है उसका इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम में से 50% लोग तो ऐसे होते हैं जो अच्छी तरीके से उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, और काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोचते हैं कि यार एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जहां पे भी मिल रहा होगा ना पैराग्राफ में, वहीं से उसको आंसर चिपका दूंगा। बट आपको अच्छे से पता है कि अब हमारा बैंकिंग एग्जाम जो है वो धीरे धीरे कैट लेवल की तरफ चलता जा रहा है। तो फिर आप ये सोचते हैं कि लाइक जैसे हम लोग 12th और 10th में किया करते थे कि पैसेज पढ़ा और जहां से हमें क्वेश्चन दिखता है उतने बीच का कोई ना कोई एक वर्ड पकड़ लेते थे और उससे आंसर आ जाता था। बट अब ऐसा है नहीं और ऐसा आगे होगा भी नहीं। तो सबसे मेन चीज यही है कि आपको अपनी रीडिंग पे कमांड बनानी चाहिए। देखो, मैं आज आपको एक सच्चाई बताता हूँ, एकदम रियलिटी चेक देता हूँ। हमें हर चीज पता होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें नहीं पता हो, बट सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम उसके ऊपर काम ही नहीं करना चाहते। आप मुझे एक चीज बताओ, आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे उतनी ज्यादा आपकी लैंग्वेज से फैमिलियरिटी बढ़ती चली जाएगी, और जितनी ज्यादा आपकी लैंग्वेज से फैमिलियरिटी होगी उतना ज्यादा आप अच्छा इंटरप्रेट कर पाओगे उस लैंग्वेज को। और सिंपल है, इंग्लिश गेम पूरा लैंग्वेज का है। एक बार आपको लैंग्वेज समझ आ गई फिर सारी चीजें डिकोड करना बहुत आसान हो जाता है, बट हम करते ही नहीं है। मैं 1000 बार कहते कहते थक चुका कि भाई डेली आरसी दो आरसी किया करो कम से कम, बट नहीं, हमें करना ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम वीडियो लेक्चर्स पे डिपेंडेंसी रख देते हैं। हम सोचते हैं कि यार वीडियो पे सर करा तो रहे हैं, बैठ के देखते हैं आराम से, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो देखो, यहाँ हम लोग बात कर रहे थे आरसी की। आरसी का जब तक कि आपको एटलीस्ट 70 to 80% मीनिंग समझ नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर सकते। आपको क्या पता कि ऑथर जो है वो नेगेटिव टोन में बात कर रहा है और आपको पता ही नहीं, और आप पॉजिटिव टोन में आंसर देके चले आ रहे हो, तो वो आंसर नॉर्मल सी बात है गलत ही होगा। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है यहाँ पे इस चीज को पहचानना कि एक्चुअली मेरी रीडिंग जो है वो वीक है, या फिर मेरी ग्रामर वीक है, या फिर मेरी वोकैब वीक है। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ, कुछ 2 दिन पहले की बात है, जब मैंने इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दिया था तो मेरे उसमें क्लोज टेस्ट में बहुत बुरे नंबर आए थे। तो मैं ये सोच रहा था कि यार मेरे तो क्लोज टेस्ट में बेकार नंबर आया, इसका मतलब मेरी वोकैब खराब है। बट जब मैंने वोकैब देखी तो वो जो वोकैब थी वो मुझे सारी आती थी, मुझे सब पता था, हाँ इसका ये मीनिंग है, ये मीनिंग है। फिर मैंने सोचा यार मतलब उन्होंने गलती कहाँ करी। तो फिर मुझे समझ आया कि एक्चुअल में जो वो पैराग्राफ दे रखा था मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया। मुझे ये लग रहा था कि वो पॉजिटिव टोन में बात कर रहा है, और एक्चुअल में जो सारे वर्ड्स थे वो सारे डिट्टो सेम थे, मतलब कि एक ही वर्ड के एंटोनिम थे। तो अब मुझे उसमें ये रेक्टिफाई करना था कि एक्चुअल में यहाँ पे कौन सा वर्ड फिक्स होने वाला है। क्योंकि देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अब एग्जामिनर कोई इतना पागल नहीं है जो आपको एकदम आसान सी चीजें दे देगा। वो आपको इतना ज्यादा घुमाएगा, आपको एक ही जैसे 4 वर्ड्स पकड़ा देगा, फिर आपसे बोलेगा कि अब आप इसमें जो एकदम अप्रोप्रिएट है उसको फिट करो। तो उसके लिए आपकी रीडिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी आप काम नहीं कर सकते। अब आप सोचो, मैं तो सोच रहा था मेरी वोकैब खराब है, बट एक्चुअल पता चला भाई मेरी तो रीडिंग खराब है। ऐसे ही आपके साथ होता है, आप उस चीज को रेक्टिफाई नहीं कर पाते हो। आप ये सोचते हो यार ये मेरी चीज खराब है, बट आपको एट द एंड पता चलता है कि एक्चुअल में वो तो चीज बिल्कुल सही है, दिक्कत तो मेरी ग्रामर में है। जैसे कि हम बात करते हैं एरर की, तो एरर जब हम ढूंढते हैं
तो एक्चुअल में एरर ढूंढने के लिए आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। जब तक कि आप उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझोगे, आप मुझे एक बात बताओ, कोई सेंटेंस है उसमें एरर है, जब तक कि आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, आप मुझे बताओ उसमें एरर आप ढूंढ कैसे लोगे। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई इंस्पाइट के बाद ऑफ लगता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है, और ओनली फ्यू, वेरी फ्यू, ये सब चीजें अगर आप सोच रहे हो कि आप एकदम रट्टू तोते बन के चले जाओ, पॉसिबल नहीं है। अब वो चीजें हो ही नहीं रही ना भाई। एग्जामिनर आपसे आपकी मेंटल एबिलिटी चेक कर रहा है कि भाई बंदा जो है वो आईक्यू लेवल कैसा है और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। आपको ये चीज समझने की जरूरत है। देखो, इंग्लिश के लिए मैं आपको सिंपल एक ही चीज बोलूंगा कि इंग्लिश के लिए जो एकदम रामबाण चीजें हैं वो 2 से 3 चीजें ही हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आप अपनी रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा करो। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप दिन में 2 आरसी करते हो, और आरसी का मतलब ये नहीं होता केवल पढ़ के छोड़ दिया, नहीं, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए, उसके वर्ड समझ में आनी चाहिए। मैं कहता हूँ सारे ना समझ में आए, ऑब्वियसली बात है सारे समझ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम विलियम शेक्सपियर के एंसेस्टर्स तो है नहीं जो हमें सब समझ में आ जाए। लेकिन हाँ, एटलीस्ट इतना तो समझ में आ जाए ना कि हम उस पैसेज का कॉन्टेक्स्ट तो समझ पाए कि हाँ भैया ऑथर कहना क्या चाह रहा है। इंग्लिश में केवल 3 ही चीज होती है, 3 चीज में पूरा इंग्लिश समझ आता है। सबसे पहला आरसी, दूसरा पैराजंबल, तीसरा क्लोज टेस्ट। आपको लग रहा होगा अरे मैच द कॉलम होता है और सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, इतना सब कुछ होता है, आप कैसे कह रहे हो भैया तीनों में समझ आएगा। आप थोड़ा लॉजिकली सोचना। आप मुझे बताओ कि अगर आपकी आरसी अच्छी है तो आप एरर फाइंड कर सकते हो आसानी से। अगर आपकी आरसी अच्छी है तो आप अच्छे से पैराग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हो। इंटरप्रेट कर दोगे तो आप पैराजंबल सॉल्व कर लोगे। अगर आपके पैराजंबल्स अच्छे हैं तो आप पैराग्राफ्स को अलाइन करना सीख जाओगे कि भाई कौन सा पैराग्राफ पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। और अगर पैरासिंबल आपका अच्छा है तो आप मैच द कॉलम्स बना लोगे, क्योंकि आपको पता है कि कौन से पैराग्राफ से कौन सी चीज लिंक होनी है। आपके क्लोज टेस्ट अच्छे हैं तो आप खुद सोच लो, अगर आपका क्लोज टेस्ट एकदम बढ़िया है तो आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी होगी। और वोकैबुलरी से लेके जितने भी हमारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप आराम से टैकल कर सकते हो। लाइक वर्ड स्वैप रहे, वर्ड यूजेज रहा, और लाइक ट्रिपल फिलर, डबल फिलर और सिंगल फिलर, ये सब चीजें क्या है, ये सब वोकैब से ही तो है। तो एक्चुअल में 3 ही चीजों के ऊपर कमांड बनाने की जरूरत है। अगर आपकी ये 3 चीजें अच्छी हैं तो आप 90% चीजें आराम से कवर कर लोगे। रही बात, काफी सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि भैया एरर में दिक्कत आती है, एरर में दिक्कत आती है। यार मुझे एक बात बताओ, एरर में दिक्कत किसी नहीं आती भाई, सिंपल सी बात है, हर किसी को आती है। लेकिन आप मुझे बताओ कि केवल चिल्लाने से काम चल जाएगा क्या? अगर मैं भी ऐसे चीखता रहूं कि भाई मेरे को भी बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं हो सकता यार, जब तक कि हम खुद से काम नहीं करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप सच में इंग्लिश में इंप्रूवमेंट चाहते हो ना, तो आप 1 महीने कंटिन्यूस अच्छे तरीके से इंग्लिश की चेकलिस्ट सॉल्व करो, और डेली 2 आरसी सॉल्व करो, और पैराजंबल सॉल्व करो 2। आप अपने अंदर एकदम ड्रास्टिक चेंज देखोगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि केवल आप चिल्लाते रहो, चीखते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअल में इस टाइम हमें मॉक में क्या करना चाहिए। इस टाइम आपके पास मॉक में करने के लिए केवल 2 ही चीजें। पहला, मॉक को अच्छे तरीके से देना। दूसरा, मॉक को बैठ के एनालाइज करना, जैसे कि मैंने किया। जैसे कि आपने एक पैराजंबल सॉल्व किया और आप उस पैराजंबल को सॉल्व कर रहे थे, और एक्चुअल में सीन क्या हुआ कि बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए जिनका आपको मीनिंग नहीं पता था, और जिन वर्ड्स का आपको मीनिंग नहीं पता था, आप उनके चक्कर में पूरा पैराजंबल सेट करने में गड़बड़ कर दी। और आपको क्या लगा, यार मुझे तो पैराजंबल ही नहीं आते पड़ा। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि आपकी वोकैब कमजोर थी। अगर आपकी वोकैब अच्छी होती तो आपको उन वर्ड्स का मीनिंग पता होता, और उन वर्ड्स के मीनिंग के थ्रू आप आराम से जो सेंटेंस है उनको अरेंज कर लेते। तो प्रॉब्लम, आप ये मत सोचो कि भाई ये वाली चीज है तो ऐसा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा। भाई मैं बैठ के अपनी चीजें एनालाइज करता हूँ। आप ये मत सोचो कि मेरा कोई बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, इसकी बिल्कुल मत सोचना। भाई इंग्लिश में मेरे खुद के 18-19 नंबर आते हैं, यहाँ तक कि रॉन्ग भी हो जाते हैं, नेगेटिव में भी जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई मैं बैठ के रोने लगूं कि नहीं कैसे होगा, कैसे होगा। भाई मेरे करने से होगा और किसी करने से नहीं होगा। मैं जब तक खुद से बैठ के रीडिंग नहीं करूंगा, जब तक मैं खुद से बैठ के वोकैब लर्न नहीं करूंगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी मिथ जो है वो मैं दूर कर देता हूं। आपको लगता है कि वोकैब, सुनो मेरी बात, वोकैब के लिए जो भी बच्चा, जो भी इंसान बुक खरीदता है ना, वो मेरी नजर में महामूर्ख है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, बुक खरीदने का मतलब ही नहीं बनता भाई। अभी आप नए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार बुक खरीदते, बुक से कुछ नहीं होता भाई। आप डेली एडिटोरियल करो, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर में से वोकैब्स निकालो। अगर आप खुद से निकालने में सक्षम हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी टीचर को पकड़ लो। यार इतने सारे टीचर्स हैं, आप तो एडिटोरियल कराने लगे हैं, किसी भी टीचर से आप एडिटोरियल करना स्टार्ट कर दो, और वहां से वोकैब नोट डाउन करो। ये बुक्स वगैरह के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो, समझ रहे हो। बाकी देखो, इंग्लिश में सबसे बेस्ट चीज यही रहेगी कि जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे उतनी चीजें आपकी अच्छी होंगी। और ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ, वरना वैसे ही मेरे को फालतू में किसी भी चीज में ज्ञान देने का कोई ऐसा चस्का नहीं चढ़ा है। अब ये तो रही आज इस बारे में बात कि एक्चुअल में इंग्लिश में अगर हमारे मॉक में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे तो उनको इंक्रीज करा कैसे जाए। आप बैठ के एनालाइज करो, वोकैब में प्रॉब्लम है वोकैब लर्न करो, और वोकैब को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। और अगर ग्रामर में प्रॉब्लम है तो एक बार 120 रूल्स रिवाइज कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम बचा हुआ, इस टाइम तुम बैठ के एक एक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव तो बैठ के करोगे नहीं। 120 रूल्स अच्छे से रिवाइज करो और अपनी रीडिंग पे कमांड बनाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा पेपर इस तरीके का है कि हमारे पेपर में ग्रामर की वैल्यू जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो टीचर मुझे गाली देने आ जाएंगे, ऐसा नहीं है।
बट आप ये सोचो कि सारी वैल्यू केवल ग्रामर की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका 80 to 85% जो पोर्शन है ना, वो पूरा आपके कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड करता है कि आप जो पैसेज है, जो लैंग्वेज है, उसको इंटरप्रेटेड कितने अच्छे से कर पाते हो। अगर आप लैंग्वेज को इंटरप्रेटेड अच्छे से कर पा रहे हो तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो प्लीज फोकस करो, आप रीडिंग पे फोकस करो। आप इसी चीज में रोते रह जाते हो, ग्रामर मेरी बेकार है, ग्रामर मेरी बेकार है। आप केवल 5 से 6 नंबर की जो मेन ग्रामर होती है, मैं मेन ग्रामर की बात कर रहा हूँ, जो एरर्स होते हैं और जो फ्रेज रिप्लेसमेंट होते हैं, मैं बाकी देखो ग्रामर हर जगह होती है ऐसा नहीं है, बट जो मेन ग्रामर होती है आप उसके चक्कर में रोते रहते हो और आप अपने 20 से 22 नंबर्स जो आपके कॉम्प्रिहेंशन से, आपके इंटरप्रिटेशन से निकल सकते हैं, उनको आप स्किप कर देते हो। प्लीज लॉजिकल सोचो यार, लॉजिकल ऐसे काम मत करो भाई, ऐसे नहीं चलने वाला। चीजों को समझो यार कि भाई हमारा जो एग्जाम है वो हमसे डिमांड क्या करता है, वो एग्जाम हमसे चाहता क्या है, जो चाहता है हम वही उसको चीज देते हैं। सिंपल है, वो हमसे चाहता है कि हमारी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, हमारा इंटरप्रेट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तो हमें उसी चीज पे काम करना चाहिए। तो मॉक के लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, मॉक को बैठ के एनालाइज करो और अच्छे से समझो कि हम कहाँ फंस रहे हैं। यार तुम सब कुछ जानते हो, पता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं पता, भाई तुम्हें सब कुछ पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बट वही है कि जब हमें सामने से कोई मैटर कर रहा होता है तो हमें चीजें और भी अच्छे से समझ आती हैं। इसीलिए तुम बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कुछ मेन चीजें, जैसे कि अभी आज हम लोगों ने इंग्लिश के मॉक के ऊपर बात करी है, ऐसे ही अगर तुम लोग चाहते हो कि रीजनिंग और क्वांट्स के मॉक के ऊपर बात करी जाए और जितने भी टॉपिक्स है, देखो मेरे दिमाग में बहुत सारे टॉपिक्स है, लाइक सीए कैसे करना चाहिए, जीए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, जीए को कब स्टार्ट करना चाहिए, क्वांट्स को मॉक में कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, और रीजनिंग कैसे करना चाहिए, इंग्लिश को स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करना चाहिए, रीजनिंग में पजल से स्टार्ट करनी चाहिए या फिर मिसलेनियस से स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी, बस तुम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो और इस चैनल पे बने रहो। और एक और चीज, अब मैं एट द एंड तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि देखो मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया था जो कि प्राइवेट ग्रुप है, ड्यू टू सम कॉपीराइट रीजंस मैंने उसको प्राइवेट करके रखा था। और वो ग्रुप जो है उसका लिंक मैं डेली शाम को 7 बजे अपने जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो चैनल को। उस पर डेली शाम को 7 बजे वो लिंक आता है। वो जो प्राइवेट चैनल है उस चैनल पे मैं डेली टारगेटेड पीडीएफ भेजता हूँ, जिसमें कि आपका आरसी, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, एरर, और ये तो रही इंग्लिश की बात, बाकी क्वांट्स और रीजनिंग के भी पीडीएफ आती है। तो अगर आपको कहीं से फ्री का कंटेंट मिल रहा है जो कि अच्छा भी है, रिलेवेंट भी है, तो हमें उसको जरूर यूज में लेना चाहिए। बाकी अगर तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि तुम्हें क्या चीजें समझ आई और तुम्हें कहाँ कहाँ चीजों में दिक्कत आ रही है। अब क्योंकि जब तक तुम खुद से रिव्यू नहीं दोगे ना मुझे, तो भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने जो बताया वो तुम्हें, मतलब मेरा जो वे ऑफ डिलीवरिंग है तुम्हारे लिए वो कैसा गया। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।